आप शेरू प्लेलिस्ट टीवी सुन रहे हैं और अब आप जालिम इस्तांबुल सीजन 3 सुनेंगे, जिनके कलमनिगार शेर अफगन हैं। तो आइए हजरात, जालिम इस्तांबुल का एपिसोड 40 का आगाज सुनेंगे, जो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से और बेहतर अंदाज से और तफसीलात से सुनाया जाएगा। तो अब इस्तांबुल का मंजर दिखा के जेमरे कराचाई की जबानी दो बोल सुनाते हैं कि मुझे एक दफा फिर लगा कि हमारी कहानी इस जालिम शहर से इख्तिताम हो चुकी। इस जालिम शहर ने जालिमाना इंतकाम ले लिया है, पर इस जालिम शहर को मंजूर ना था और सियाह तारीखें लिख के हमें दावतनामा देके अपने पास बुला लिया। जैसे वो सियाह तारीखें हम पर एकदम छाने लगी, जब तलक हर एक इंसान के अंदर उसकी रूह वफात के वक्त तलक बरकरार रहेगी, इस जालिम शहर को करार नहीं आएगा और सियाह तारीखें को तहलीक के लिए ये जालिम शहर अपनी जालिम कलम उठाता जाएगा और तहलीक करता जाएगा, जरा सा भी रहम नहीं बख्शेगा। अब एक ना मालूम मारूफ शख्सियत का बंदा आके नादीम कराचाई की नामी कुर्सी पर तशरीफ रखता है, तो दो गार्ड देखकर दौड़े चले आए। तो एक गार्ड मुखातिब हुआ कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते, ये मेज नामजद हो चुकी है, तो लिहाजा आप दूसरी मेज मुंतखब करके जा बैठे। तो उस मारूफ नामी शख्सियत का बंदा ने हंसते हुए जवाब में कहा कि अब मैं बैठ चुका हूँ, अब मैं उठ नहीं सकता और ये मेज मुझे पसंद आ चुकी है, मैं इसकी डबल अदायगी कर दूंगा। तो गार्ड ने बताया कि ये मेज बिकाऊ नहीं है। तो मारूफ बंदे ने अर्ज किया कि शायद तुम लोगों को मालूमात नहीं कि मैं कौन हूँ, तुम्हारी ऐसी कोई जुर्रत नहीं तुम मेरे सामने यूँ पेश आने की। तो एक गार्ड बैच पर नाम पढ़कर बोला कि सर, हमें आपके बारे में हम बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ है कि आपका नाम क्या है। आपका नाम जलाल इल्दिज है। तो जलाल इल्दिज ने हैरान होकर कहा कि पहले ये बताओ कि इस मेज में ऐसी क्या खास बात है जिसके बिना पर तुम मुझे यहाँ बैठने नहीं दे रहे। ऐसी क्या खास बात है, ऐसा तुम्हारा रवैया आखिर मेरे साथ क्यों है। तो गार्ड ने मेज का नामजद फर्द का नाम बताया कि ये कुर्सी नादीम कराचाई के नाम की है और इस पर किसी को ना बैठने का हुक्म है। ये हुक्मनामा मिस जेमरे कराचाई का है। तो जलाल उठ खड़ा हुआ, गुस्से में कुछ न बोला, चलता बना, फिर रुक कर वापस मोड़ कर आकर कलाम किया कि कहे देना इस होटल की सबराह को इस दो कौड़ी की लड़की के हुक्मनामे पर तुम इस होटल को खैरबाद कहे दोगे और सब कुछ खोने वाले हो, और अब मैं जा रहा हूँ। तो गार्ड ने सख्त लहजे में कहा कि आप यहाँ से जाएं। अब ये सुनकर चुपचाप वो यहाँ से रुखसत हो चला और बाहर गाड़ी में बैठने से पहले जलाल ने अपने राइट हैंड से कहा कि मुझे कल तक मिसेस जेमरे कराचाई के मुतालिक सारी मालूमात तफसीलात के साथ मेरी मेज में लाके रख दो। ये कहे कर कार में बैठा चला गया। तो राइट हैंड मालूमात हासिल करने में जुट गया और अब जेमरे बैक स्टेज रूम में नादीम और अपनी फैमिली फ्रेम देखती है और मुस्कुरा के तस्वीर पे हाथ फेर के माजी में खो जाती है। जेमरे का माजी ये था कि नादीम अपनी कार में बैठा होता है, तो नादीम के फोन पर जेमरे की कॉल आ जाती है। तो नादीम मुस्कुरा के जेमरे की कॉल उठाता है और कहता है कि हाँ जेमरे। तो फिर जेमरे ने कहा कि आज तुम पक्का आ रहे हो ना। तो फिर नादीम ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे पास कब का आ जाता, पर ये इस्तांबुल का ट्रैफिक ने मुझको आने से रोका हुआ है। तो फिर जेमरे ने कहा कि फिर तुम उड़ के नहीं आ सकते, आज मेरा बहुत अहम कॉन्सर्ट है और आज सिंगर बनने का ख्वाब पूरा होने वाला है, तुम्हारा वहाँ होना बेहद जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि जब मेरी आंखें बंद हो मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ हो और मेरी आंखें खोलने ना देना जब तक मेरा ख्वाब पूरा ना हो जाए। मैं ये नहीं जानती मैं कामयाब होगी या नहीं, बस एक मुज्जात हो जाए। नादीम अपनी ट्रैफिक में रुकी हुई कार में से उतर कर जेमरे को कहा कि जेमरे, तुमने इतनी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंची हो, यकीनन तुम एक दिन जरूर कामयाब होगी। नादीम आगे जाके टैक्सी रोक के बैठ के और कहा कि मायूस तुम्हें नहीं, मायूस मुझे होना चाहिए। मैं इतनी खूबसूरत आवाज सुनने से महरूम हो जाऊंगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं इतनी खूबसूरत आवाज से दूर हूँ। अगर तुम कामयाब हो जाती हो तो हर कॉन्सर्ट पर एक टेबल बुक करूंगा, उस पर किसी को बैठने नहीं दूंगा, वो सिर्फ मेरी टेबल होगी। तो जेमरे बोली कि हो चलो देखते हैं मेरा कॉन्सर्ट कौन देखता है और तुम कब तक मेरी आवाज सुनोगे। दुआ करती हूँ कि तुम वक्त से पहले आ जाओ। तो नादीम ने मुस्कुरा के सवाल किया कि अच्छा ये बताओ नन्हा शैतान और उमुद कैसे है। तो जेमरे ने जवाब दिया कि नन्हा शैतान बाहर खेल रहा है और जो जेमरे खाला की जान है वो अपने प्यारे अंकल नादीम बाबा के लिए एक खूबसूरत सा नगमा लिख रहा है।
तो उमुद ने एकदम कहा कि क्या जेमरे खाला, आपने क्यों बताया? आपने सारा सरप्राइज एकदम खोल के रख दिया। काश आपने अंकल की आमद का इंतजार किया होता। तो जेमरे ने उमुद के सर पे बुसा दे के कहा कि अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। क्या तुमसे मुझको एक नन्ही सी, एक प्यारी सी एक माफी मिलेगी? उमुद ने फौरन मानकर कहा कि क्यों नहीं। ये नादिम सुन रहा था, तो नादिम ने कॉल की वीडियो ऑनलाइन की और मुस्कुरा के कहा कि हाय उमुद, कैसे हो? तो उमुद ने जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ और सब मजे में है और सब खैरियत से हैं। फिर नादिम ने उमुद से एक और सवाल किया कि तुम मुझे अपना बनाया हुआ नगमा नहीं सुनाओगे? तो उमुद ने इस पर कहा कि मैं आपको अभी नहीं सुना सकता, क्योंकि नगमा अभी मुकम्मल नहीं है। जब मुकम्मल हो जाएगा तो जेमरे खाला अपनी आवाज में आपको सुना देंगी। तो नादिम ने अर्ज किया कि ऐसा हो सकता है कि ये नगमा तुम्हारी आवाज में सुनूं? तो उमुद ने जवाब दिया कि मेरी आवाज खराब है तो नगमा सुनने का मजा नहीं आएगा। तो नादिम ने इस पर अर्ज किया कि आवाज अच्छी हो या बुरी, आवाज तो दिल में छुपी होती है। हमारा एक काम है उन आवाजों में से एक अच्छी आवाज को ढूंढ कर निकालना। जब तुम गाओगे फिक्र ना करना, हम अपने कानों में रुई डाल देंगे, पर तुम अपने दिल की आवाज ढूंढ कर निकालना। तो उमुद ने इस पर रद्दमल दिया कि नादिम बाबा, आपने मेरी टांग खींची है या आपने मेरी हौसला अफजाई की है। अब मैं आपको एक शर्त पे सुनाऊंगा। जब हम एक कमरे में अकेले होंगे, आप बस यहाँ जल्दी से आ जाएं। तो नादिम ने कहा, अब मैं तुम्हारे पास जल्द आने की कोशिश करूंगा, आप मुझे सुनाओगे ना? तो उमुद ने कहा कि एकदम पक्का सुनाऊंगा। अल्लाह हाफिज नादिम अंकल। नादिम ने अल्लाह हाफिज कहने लगा तो इतने में नन्हा शैतान बुलाद भागते हुए आ जाता है और कहता है कि नादिम बाबा, फोन ना काटिएगा, मेरी एक बात सुन ले। नादिम बाबा। तो जेमरे ने कहा कि आराम से आओ ना, ये लो अपने नादिम बाबा से बात करो। तो बुलाद ने कहा कि क्या हाल है नादिम बाबा? तो नादिम ने जवाब दिया, हाँ नन्हे से शैतान, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ तुमने क्या बात करनी है? तो उमुद ने जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ, पर मैं आपसे एक छोटी लड़की के हवाले से बात करनी है। मेरे स्कूल में एक लड़की है, कुछ बच्चों ने मिलके और सिर्फ उसको तंग करने के लिए उसकी कहानी वाली किताब रेजा रेजा करके रख दी। उसकी किताब में परियों के मुतालिक कहानियां थी जो उसके मरहूम बाबा लेके आए थे। इसका ये मतलब इस दुनिया में उसके बाबा नहीं रहे। उस लड़की के पास एक ये ही उसके बाबा की निशानी थी। और तो और ये किताब इस्तांबुल से ही मिलती है और कहीं से नहीं मिलती। तो नादिम ने कहा, इस किताब का नाम क्या है? तो बुलाद ने बताया कि फेरी टेल ऑफ इस्तांबुल। क्या नादिम बाबा आप ले आओगे? तो नादिम ने कहा कि कहे नहीं सकता, ढूंढने पड़ेगी, पर वादा करता हूँ मैं जरूर ले आऊंगा। और कुछ इस्तांबुल से तुमने मांगवाना है। तो बुलाद ने कहा कि मेरा एरोप्लेन टूट गया है। तो नादिम मुस्कुराता है। मोबाइल की स्क्रीन पर नादिम को इतना ही दिखाना था, एक जोरदार आवाज ने आके मोबाइल स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। तो बुलाद ने कहा कि मामा ये क्या था? जेमरे देखती है। अब इस्तांबुल में ले जाके नादिम को हादसा वाली जगह पर टैक्सी के अंदर ले जाके दिखाते हैं जो नदीम बेहोश था। जब नदीम को होश आने लग जाता है, होश आया तो ड्राइवर को हिलाया जुलाया, पर ना तो कोई रद्दमल हुआ ना कोई फायदा हुआ। तो नदीम टैक्सी का दरवाजा खोल के बाहर निकल कर देखा कि कारों का आपस में तसादुम मचा हुआ था। नदीम खड़ा देख रहा था और नदीम का सर जख्मी था। तो नदीम लंगड़ाते हुए गिरने लगा तो एकदम अपने आप को गिरते हुए संभाल लिया। उधर बच्चे मुसलसल बाबा बाबा कह रहे थे, जेमरे नादिम नादिम कहने लगी। और इधर नदीम को बच्चों का ख्याल आया तो टैक्सी खोलकर गिरा हुआ मोबाइल उठाया तो और कैपते हुए हाथों से राब्ता फिर से बहाल किया। तो जेमरे ने मोबाइल पर नदीम को दिखा तो फौरन मोबाइल अपने हाथ में ले लिया। जेमरे नदीम से एकदम बोली कि क्या हुआ नदीम, क्या तुम ठीक हो? तो नादिम ने कहा कि मैं ठीक हूँ। जेमरे ने कहा कि वहाँ क्या हुआ है और तुम्हारे सर से खून क्यों आ रहा है? तो नदीम बोला कि गाड़ियाँ आपस में टकरा गई है और मैं ठीक हूँ, मेरी बात बच्चों से करवाओ। तो जेमरे बोली, मैं ये कैसे बच्चों से बात करवा सकती हूँ? तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारे सर से खून आ रहा है, काश मैं वहाँ होती। तो नदीम ने अपना सर पर हाथ लगा के अपने हाथ में खून देखा और गिरने लगा, पर संभाल के खून साफ किया और बोला कि मैं ठीक हूँ, मेरी बात बच्चों से करवाओ। तो एकदम जमीन पर मोबाइल के समेत गिर पड़ा। अब नादिम लंबी लंबी सांसें लेता है। गिरा हुआ मोबाइल उठाकर अब नादिम जेमरे से कहता है कि जेमरे, मुझे लगता है
कि अब मेरा वक्त मेरे सामने आ गया है, अंकल और जान के पास जाने वक्त आ गया है। तो जेमरे बोली कि खुदा के लिए ऐसे ना कहो, तुम किसी को मदद के लिए बुलाओ। जेमरे ने जोर से कहा कि हल्लो कोई है, हल्लो कोई है। नादीम के इर्द गिर्द लोग बचाने आना शुरू कर देते हैं। फिलहाल नादीम के पास कोई नहीं होता। नादीम बोला कि जेमरे तुम बोलात को कहना कि नादीम बाबा को माफ कर देना, उसकी दोस्त की किताब लेके नहीं आ सके, और उमुद का सुनना, हो सके तो उमुद का लिखा हुआ नगमा मेरी कब्र पर ले आना और सुना जाना। तुम एक दिन बड़ी सिंगर बनोगी, तुम हर अपने कॉन्सर्ट पर मेरे लिए एक मेज लाजमी मेरे नाम पर नामजद करवाना। तो जेमरे ने कहा कि नादीम तुम ऐसी बातें हरगिज ना करना, तुम्हें जीना होगा, उमुद के लिए, नन्हे शैतान के लिए और मेरे लिए। अब एक बंदा नादीम को देखकर नादीम के पास आ जाता है। अब नादीम के आखिरी बोल ये थे कि जेमरे तुम मुझसे वादा करो, तुम अपनी हर कॉन्सर्ट पे मेरी टेबल बुक करवाना, तुम उस किसी को बैठने नहीं दोगी। नादीम एक लंबी सांस लेके खामोशी इख्तियार कर गया। हर तरफ तारीख छा गई और जेमरे की आवाज आती है कि नादीम नहीं नहीं। ओज़गी की आवाज ने जेमरे का ख्याल तोड़ डाला। जेमरे की आंखें नम थी। ओज़गी ने कहा कि क्या तुम तैयार हो? तो जेमरे के बोल, सच बोलो तो मैं तैयार नहीं हूँ, मैं ये चाहती हूँ उस घेरे काले समंदर के किनारे पर बैठी रहूं। ओज़गी के बोल, जेमरे तुम्हें उस काले समंदर में डूबना होगा और तैर के निकलना होगा, जब जाके तुम अपने लिए तूफान से लड़ने वाली कश्ती बनना सकोगी। जेमरे ये ना भूलना तुम आज से जेमरे इल्मास नहीं बल्कि जेमरे कराचाई हो। जेमरे स्टेज पर आकर गाना गाती है। ये है गाने के बोल, ना जा रे इस दुनिया में तन्हा छोड़ के, हम तो वही रुक गए हैं कसम से, जहाँ गया था तू मुझको छोड़ के। आजा इस हाथ में दोबारा हाथ दे, अब आजा इस अधूरी कहानी में नए रंग भरे, हम तो टूटकर गिर पड़े हैं कसम से। आजा आके तू मुझे थाम ले, गिर पड़ी है गम की चट्टानें, आके गिरती है मेरी दिल की जमीन पे, आके एक तो पत्थर उठा ले। सबने इस गाने पर तालियां बजाई और जेमरे अपनी फैमिली से एक एक करके गले मिली। जेमरे फिर से 2 साल पीछे खो जाती हैं। अब जेमरे और बाकी अहल खाना के फर्द इस्तांबुल के हॉस्पिटल में जा के नादीम कराचाई को ढूंढने लगे, पर सबके हाथ में मायूसी ही हाथ आए, नादीम कहीं नहीं मिलता। अब जेमरे एक इस्तांबुल के अस्पताल पहुंची। जब जेमरे डॉक्टर से नादीम कराचाई के हवाले से तस्दीक करने लगी तो एक नजदोरी चली आई। फौरन आके एकदम बोली कि एक डेड बॉडी से ये शनाख्ती कार्ड महसूल हुआ है। जेमरे की नजर आईडी कार्ड पे पड़ी तो जेमरे ने नस से आईडी कार्ड छीन कर देखने लगी तो पता चला कि वो नादीम कराचाई का शनाख्ती कार्ड होता है और जेमरे ये देखकर सादमे में मुतला हो जाती है। अब जेमरे को मुर्दा खाना में दाखिल होते हुए दिखाते हैं, जो धीरे धीरे चलकर पहुंची। अब जेमरे का एक हाथ धीरे धीरे चादर उठाने के लिए बढ़ता है। जेमरे ने हाथ रोक के और आंखें बंद करके कहा कि नादीम ये सच ना हो कि तुम इस सफेद चादर के नीचे हो। अब जेमरे ने आंखें खोलकर अपने अंदर हिम्मत भरकर चादर हटा के देखा तो नादीम के बजाय टैक्सी ड्राइवर को देखती है और खुश होकर डॉक्टर को आवाज दी तो डॉक्टर आ दाखिल हुआ। जेमरे ने कहा कि डॉक्टर आए देखिए जरा, ये नादीम नहीं है, कोई और है। डॉक्टर ने कहा कि आपको यकीन है? तो जेमरे ने कहा कि आके देखिए तो जरा। तो डॉक्टर ने देखा। अब जेमरे ने मायूस होकर कहा कि अगर ये नादीम नहीं है तो फिर नादीम कहाँ है, कुछ तो बताए डॉक्टर। तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए मैडम, अपने अंदर इस्तेहकाम रखें, खुद को यूं हरकान ना करे, हम मुकम्मल सूरत हाल का जायजा लेके आपको इत्तला करते हैं। तो जेमरे की आंखें बंद होने लगी, निधार होके गिने लगी, पर डॉक्टर ने गिरती हुई जेमरे को संभाल लिया और कहा कि संभाल लिए खुद को, नस जाओ, पानी लेकर आओ एंड कॉल दी पुलिस। अब डॉक्टर ने जेमरे को स्टूल पे ले जाके बिठा दिया। अब जेमरे एक दिन बाद पुलिस स्टेशन में, जेमरे के बिल मुकाबिल तफ्तीशी के कमरे में एक बंदे के साथ। पुलिस के बोल, साफ साफ बताओ, वीडियो में साफ वाज़े है कि तुम्हारी गोद में नादीम कराचाई ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। नादीम कराचाई की लाश कहाँ है, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। तो उस बंदे ने कहा कि अच्छा मैं बताता हूँ। अब जेमरे ने पुलिस ऑफिसर से पूछा कि पुलिस ऑफिसर जरा ये बताए नादीम कराचाई की तलाश कहाँ तक गई है। तो पुलिस ऑफिसर ने कलाम किया कि देखिए मैडम, बना तफ्तीश के हम कुछ आपको बता नहीं सकते।
तफ्तीशी अमल जारी सारी है, बस आप हमारे साथ ताउन करें। इतने में इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज रिपोर्ट लेके आ जाता है और बताता है कि वो एक प्रोफेशनल चोर है, प्रोफेशनली तरीके से चोरी चकारी करता है। उस बंदे का ये बयानामा है कि वो नादीम कराचाई का फोन और रकम लेके भाग गया था और आईडी कार्ड फेंक के चला गया था, लेकिन नादीम कराचाई हादसात के जगह पे ना था। नादीम बारे में कुछ पता नहीं चला, तो जिम्रे ने रो के दिल पे हाथ रख के दिल में कहा कि नादीम तुम कहाँ हो। अब 2 दिन का अरसा गुजरने के बाद सहर साहिबा छुपकर उमुद देख रही थी और उमुद बैठकर नगमा लिखकर मुकम्मल कर रहा था। फिर उमुद एकदम उठकर कागज तौर मरोड़ कर डस्टबिन में फेंक के मायूसी में बाहर चला गया। सहर ने आके डस्टबिन को देखकर डस्टबिन में से कागज उठाया। सहर ने मुकम्मल कागज पढ़ के रो देती है। अब सहर साहिबा जब जिम्रे के कमरे में गई तो जिम्रे गुमसुम रो रो के अपनी आंखें सूजा बैठी थी। तो सहर साहिबा अंदर आके उमुद का लिखा हुआ कागज का टुकड़ा जिम्रे को देने लगी, पर सहर साहिबा से दिया ना जाए। फिर सहर साहिबा ने हिम्मत जुटाकर कागज का टुकड़ा जिम्रे को पकड़ा दिया और साथ कहा कि ये लो जिम्रे, पर जिम्रे के हाथों से कागज का टुकड़ा फिसल कर गिर जाता है। फिर सहर साहिबा ने कागज उठा के जिम्रे को दे के अर्ज किया कि जिम्रे मेरी बेटी होश में आओ, ये वक्त होश में रहने का है, होश के नाखून लो और ये लो जिम्रे, एक कागज का टुकड़ा पढ़ो। इस कागज के टुकड़े पर उमुद अपने हाथों से अंकल नादीम बाबा के लिए लिखा है। तो जिम्रे कागज सीधा कर पढ़ने लगी, तो अल्फाज लिखे हुए नजर ना आए तो जिम्रे बोली कि मैं नहीं पढ़ सकती। तो सहर ने फरमाया कि तुम्हें इसे पढ़ना होगा और तुम ही पढ़ोगी। फिर जिम्रे ने अपनी आंखें साफ करके पढ़ने लगी। उमुद ने ये लिखा था, टूटी ज्योति पहन के कंकर भी चुपते थे, फिर कर जोर जोर कर तवील दिन की मशक्कत का मेरे लिया एक खिलौना लाता था। ए उस रब की खुदाई, सारे खिलौने तू ले ले, बस आकर जरा सा मलहम लगा दे। मेरे पास वो खिलौना नहीं जो जख्म पर मलहम लगाता हो। जब रात का अंधेरा हो जाता तो हम सब डर कर एक कमरे में बंद हो जाते, सर्द आहट से हम सब कांप जाते, मगर एक आहट ऐसी भी थी जिसको सुनकर दरवाजे खोलकर शेर की तरह बाहर निकल आते। वो आहट हमारे नादीम बाबा की थी। ए उस रब की खुदाई, अब दिल से सारे खौफ मिटा दे। अब उन अंधेरी रातों में मेरे अंकल नादीम बाबा की आहट नहीं। उमुद बाहर बैठा होता है। अब जिम्रे उमुद देखकर और खामोशी से आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उमुद खुद बोल पड़ा कि जिम्रे खाला ये बताए, नादीम अंकल हमको छोड़कर मेरे बाबा के पास गए हैं या फिर मुझसे खफा है कि नगमा नहीं सुनाया। काश मैं आधा अधूरा नगमा सुनना ही देता तो नादीम अंकल बाबा की ख्वाहिश पूरी हो जाती। तो जिम्रे ने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना वो तुमसे खफा है ना वो हमको तन्हा छोड़ के गए हैं। बस तुम्हारे अंकल थोड़े से जख्मी हैं और तुम्हारे जान बाबा के पास अपनी पट्टी बांधने गए हैं और जल्द तुम्हारे पास आके तुम्हारा खूबसूरत नगमा जरूर सुनेंगे। और कागज का टुकड़ा उमुद के हाथ में दे देती है और कहा कि ये नगमा अपने पास रखो, तुम्हारे अंकल तुमसे ही ये नगमा सुनेंगे। फिर उमुद ने कहा कि जिम्रे खाला मैं बच्चा नहीं रहा, मुझे पता है कि मेरे अंकल नादीम बाबा कहाँ गए हैं। काश मैं आधा अधूरा ये नगमा सुनना ही देता। आप मुझसे सच बोल सकती है, मुझसे छुपाने की आपको जरूरत नहीं। तो जिम्रे उमुद को गले लगा लेती है और कहा कि मैंने कहा है ना, तुम्हारे अंकल जरूर आएंगे, तुम्हारे अंकल नादीम बाबा जिंदा है। और खामोशी से रोती है।
और सहर साहिबा खड़ी होकर सारा हवाल नमा आंखों से देख रही थी और बोलाद ने भी देख और समझ के बोला कि क्या मेरे बाबा भी नहीं रहे। अब थोड़ी देर बाद बोलाद अपने कमरे में जाके अपने बैग में से फटी हुई किताब निकाल के तमाम रात चेपियों से चिपकाता रहा, पर कुछ सफ़े ही जोर पाया तो अचानक दरवाज़ा खोला। जेमरे होती है तो जेमरे बोलाद को देखकर पास आकर बोलाद के पास बैठ जाती हैं। तो जेमरे ने कहा कि क्या ये फेरी टेल इस्तांबुल की किताब है? बोलाद ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जेमरे ने पूछा कि क्या ये तुम्हारी दोस्त की किताब है? क्या वो किताब को फाड़ने वाले बच्चे तुम थे? तो बोलाद ने जवाब दिया कि जी आमी, कोई और ना था, वो मैं ही था जिसने ये किताब फाड़ी थी। पहले तो मैंने इस किताब के कागज के टुकड़े को महज मामूली कागज समझे, जिसे फाड़ फाड़ के हवा में सिर्फ एरोप्लेन बना कर उड़ाते हैं, पर मैं ये नहीं समझ सका कि ये महज मामूली कागज का हर एक टुकड़ा किसी के बाबा की निशानी हो सकते हैं। क्या आमी ऐसा हो सकता है कि मैं इस किताब को जोड़कर ये किताब ले जाके उस लड़की को दे दूं और वो उसके माफ करने पर, क्या बाबा मुझे झूठ बोलने पर माफ कर देंगे? तो जेमरे बोली कि जरूर, अगर दिल से कोई कोशिश नहीं छोड़ी हो, और हम तो बस माफी की तलाफी के लिए महज हम कोशिश कर सकते हैं, पर हाँ वो माफ करे ना करे, तुम उदास ना होना। अहम बात यह है, एक माफी की तलाफी के लिए एक कदम उठाना सही इकदाम है। मेरे ख्याल में ये किताब बहुत वासी लगती है। क्या मैं ये किताब जोड़ने में तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? तो बोलाद ने जवाब दिया कि क्यों नहीं, ये इतनी वासी किताब मैं अकेला कैसे जोड़ूंगा। तो उमूद भी देखकर कहता है कि क्या मैं भी आके कुछ टुकड़े जोड़ सकता हूँ? तो जेमरे ने जवाब दिया कि क्यों नहीं, आ जाओ हम सब मिलकर कोशिश करते हैं। तो इस्तांबुल की सुबह हो जाती है तो बोलाद अमना लड़की से जा मिला, किताब देकर कहा कि ये लो किताब, चेपियों से जुड़ तो गई है पर कहानी आगे पीछे हो गई है और इस किताब को फाड़ के अपने पास रखने की सजा मुझको मिल चुकी है। तुम्हारे बाबा की तरह मेरे बाबा भी इस दुनिया में जिंदा नहीं रहे। और रो देता है। अमना बोलाद को गले लगा के कहा कि आगे कुछ ना कहना और तुम्हें रोना नहीं चाहिए और अपने बाबा की फिक्र ना करना, वो अल्लाह के पास गए हैं, किसी और के पास नहीं गए। तुम्हारे बाबा मेरे बाबा की तरह खुश होंगे। अब 2 साल बाद जेमरे ने घर से निकलते हुए जाते हुए कहा कि सहर अम्मी, मैं जा रही हूँ, उमूद और बोलाद का ख्याल रखना। तो सहर ने जवाब दिया कि जेमरे नाश्ता तो करती जाओ। तो जेमरे ने जवाब में कहा कि मैं ओज़गी के पास जा रही हूँ, नाश्ता ओज़गी के साथ वही करूँगी, खुदा हाफिज अम्मी, और चली जाती है। तो सहर ने फरमाया कि ये लड़की भी ना अपने आप की जरा सी भी फिक्र नहीं करती, ये अपना कब ख्याल रखेगी। ए परवरदिगार इस लड़की को हिदायत दे। इतने में सहर साहिबा के पास रिमान दादी बशाखिया लिए किचन में आ दाखिल हुई और बैठते हुए कहा कि क्या बहू रानी, सुबह सुबह और सवेरे सवेरे आवाजें ही निकाली है या कुछ पकाया भी है? हाय मेरी टांगे मुझे जवाब दे रही है। तो सहर साहिबा ने कहा कि आज मैंने कुछ नहीं पकाया, कल की बची हुई दाल गरम कर रही हूँ। तो रिमान ने जवाब दिया कि आज भी दाल खाने पड़ेगी, जैसे किसी ने हमारी नसीब में दाल लिख दी हो। वैसे जेमरे दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है? तो सहर ने फरमाया कि जेमरे अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी शेर के मुंह से छीनने गई है, जो हम छीन नहीं सकते। तो रिमान दादी ने घबराते हुए कहा कि यकीनन, पर हमारी जेमरे में बहुत सी सलाहियतें हैं, अपने बच्चों के लिए छीन लेगी। सहर साहिबा मेरी एक बात सुनो, नादीम को खोए हुए 2 साल बीत चुके हैं, अगर सलामत होता तो 2 साल पहले ही आ जाता। मेरी नज़र में एक अमीर तरीन बूढ़ा आदमी है, उसकी टांगे कब्र में लटक रही हैं, बहुत जल्द खालिक कायनात से मिलने वाला है, मगर जाते जाते शादी करना चाहता है। अगर मैं जवान होती तो मैं कर लेती, पर उसको जवान खूबसूरत खातून चाहिए। देखा जाए तो जेमरे अभी जवान और खूबसूरत हैं, अगर जेमरे हाँ कर देती है तो दाल की जगह शाही कोरमे खाने को मिलेंगे। तो सहर ने गुस्से में छुरी उठाकर अर्ज किया कि एक और अल्फाज नहीं, जेमरे नादीम की अमानत है, मैं आपको अमानत में ख़यानत करने नहीं दूंगी।
तो रिमान दादी ने कहा कि अल्लाह अल्लाह, मैं तो जेमरे के रोशन मुस्तकबिल के भले की बात कर रही थी। देखा जाए तो जब औरत जात को एक दफ़ा माँ बनने पर उसे आगे जाके नौजवान मर्द नसीब नहीं होता, तो सहर ने छुरी एक हाथ में मजबूती से रिमान की तरफ रुख करके जवाब दिया कि रिमान साहिबा, बेहतर होगा कि आप यहाँ से चली जाएं। आप नहीं जानती मैं आपके साथ क्या सलूक करूँगी और क्या कर गुजरूंगी। आप मुझ पर रहम करें और आप यहाँ से जाए। और हाँ, आप बहुत पहले हक हो चुकी है कि जेमरे के मुस्तकबिल का फैसला करने से। तो रिमान ने कहा जाते जाते कि अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, मुझे कौन सा नफल का सवाब मिलेगा। जेमरे की दोबारा शादी करवा के जेमरे को कुंवारी मारना चाहती हो तो मार दो, और इसके साथ कल में बात की कि मैं जरूर देखूंगी कि कब तक तुम जेमरे का दामन पाक रख सकोगी। तो रिमान जा चुकी, अब सहर ने छुरी रखी तो दूसरी तरफ ओस गए और जेमरे बार में पहुंची। जेमरे गाना शुरू ही नहीं किया तो बंदा आकर जेमरे को कहता है कि आइंदा यहाँ ना गाना, ये लो तुम्हारा ID कार्ड और ये बकाया रकम। अब ओस गई ये देख के जेमरे को ये कहे कि चलो। जेमरे काउंटर ले जाके कहती है कि इस लड़की को देखकर वजाहत दीजिए, इस लड़की को बिला वजह क्यों निकाला जा रहा है। फिर वो जवाब देते हैं कि देखिए ओस गई मैडम, जो आपकी दोस्त मिस जेमरे कराचाई के 2 गार्ड ने एक मारूफ शख्सियत के साथ सख्त लहजा रखा, इसके बिना पर आपकी दोस्त को बर्खास्त किया जाता है। हम पर ऐसी कार्रवाई करने से दबाव डाला गया, वरना हम आपके दोस्त के साथ ऐसी कार्रवाई नहीं करते। तो ओस गई खामोश हो गई, पर जेमरे हैरान होकर बोल पड़ी कि आप मेरे कौन से 2 गार्ड की बात कर रहे हैं, मेरे पास कोई 2 गार्ड नहीं है। फिर ओसगी ने जेमरे का हाथ पकड़कर कहा कि जेमरे इधर आओ। चांद कदम दूर लेकर ओसगी ने जेमरे को कहा कि जेमरे, असल में वो 2 गार्ड मैंने हायर किए थे। जब तुम स्टेज पर गाओ तो एक टेबल नदीम कराचाई के नाम की होनी चाहिए, पर तुम्हारे हाथ में इख्तियारत नहीं थी कि तुम किसी को बैठने से रोक सको, और मैं ये नहीं चाहती थी कि नदीम के नाम की टेबल में कोई और आकर बैठे। तो जेमरे ओसगी को देखती रह गई और ओसगी शर्मिंदा नजर आ रही थी। अब दूसरी जानिब जलाल बड़ी बेताबी से इंतजार में मसरूफ और बार बार मेज पर अपना अंगूठा ठोक ठोक कर आवाजें निकाल कर सुनते जा रहा था। आखिरकार जलाल का राइट हैंड जलाल के पास आ जाता है कि और जेमरे की फाइल दे के बोला कि जलाल साहब, कहने को तो जेमरे का पेशा एक नज है, पर गुलकारा बने का शौक था। फ्लाई अदारा की स्टेज पर बड़े पैमाने का कॉन्सेप्ट था, लेकिन एन मौके पर नदीम की एक हदशा हौलनाक में गुमशुदगी की खबर बनकर सामने आ जाती है, इसलिए वो वहां जा ना सकी। नदीम के तिजारती एक शरीकन यूसुफ ने खूब फायदा उठाया। नदीम की बहन दिमला कराचाई से धोखाधड़ी में दस्तखत करवा के कराचाई सल्तनत अपने नाम लिखवा ली, किसी और अदारे को फरोख्त कर डाली और खुद इटली की प्रवास लेकर वो वहां मुंतकिल हो गया। जेमरे और कराचाई खानदान माली मसाइल से 2-4 होकर मुलाजमत करने में मजबूर हैं। तो जलाल ने कहा कि फिर तुम मुस्तफ़ा ये बताओ, माली और दौलत के ज़खायक होने के बाद उस जाहिल लड़की के पास 2 मगरूर महाफिज क्या कर रहे हैं। तो राइट हैंड बोला कि वो महाफिज उस लड़की के नहीं बल्कि उसकी सहेली के महाफिज थे। और जलाल साहब, एक और बात इल्म में आए है। जलाल साहब ने कहा कि क्या। तो राइट हैंड ने कहा कि जेमरे दरअसल आपके बहनोई कदर इल्मिक्स की नजायज औलाद में से हैं। तो जलाल ने एकदम कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो मुस्तफ़ा, तुम्हें होश तो है या नहीं? तुम एक गुस्ताख लड़की की मालूमात में ये क्या लिख के आ गए, मेरी बहनोई की नजायज औलाद बना लाए। तो मुस्तफ़ा ने जवाब दिया कि पहले हमें भी इल्म ना था, फिर हमें अंदेशा हुआ कि पहले हम इस लड़की की तस्दीक कर चुके हैं। आपने हमें हुक्म दिया था कि कदर इल्मिक्स की नजायज औलादों की फहरिस्तें निकालो। आपको यकीन नहीं आएगा, बाकायदा ये लड़की इस हवेली में आ चुकी है। कदर इल्मिक्स के साथ तल्ख कलामी भी की, जिसकी वजह से कदर इल्मिक्स ने DNA रिपोर्ट बनाकर तस्दीक की, पर तस्लीम करने से गुरेज किया। तो जलाल ये सुनकर तशवीश में खो गया, फिर अपने आप को होश में ला के कहा कि ये जिंदगी भी बड़ी अजीब किस्म की है, पल भर में पलट जाती है। जिसे मैं कल 2 टक्के की लड़की कहे के आया था, आज देखो जैसे वो लड़की रूबरू आके कहे रही हो कि मैं तुम्हारी बहनोई की नजायज औलाद हूँ, और अपनी नजरों में गुस्सा भर कर देखने लगा। इतने में जलाल के कमरे में एक मुलाजमा भागते हुए आती है और आते साथ कहा कि जलाल साहब, आयशा मैडम छत पे है। और आयशा मैडम उतरने का नाम नहीं ले रही। तो जलाल इल्दिस टेबल छोड़कर भागा। सारे दस्तावेजात के सफ़ात जेमरे की तस्वीर समेत जमीन पर उड़कर गिर जाते हैं।
सारे मुलाजिम एक एक करके चिल्ला रहे थे कि आयशा मैडम पीछे हट जाएं, वरना आप गिर जाओगी और हम सब मारे जाएंगे। जो मुलाजमा बड़े आराम से कुर्सी पर सो रही थी, शोर से उसकी आंख खोली तो खुला हुआ दरवाजा देखकर बेकिन्नी की तरफ भागी और कहा कि हाय आज मैं मारी गई। एक मुलाजिम ने कहा कि आयशा मैडम आगे ना बढ़े, आप गिर जाओगी। तो आयशा ने कहा कि हिश, चुप हो जाओ वरना एक परिंदे की आंख खोल जाएगी। उसका दिल मेरी तरह नीले आसमान को देखकर उसका दिल उड़ने को करेगा, फिर अपने पंख को देखेगा आज मजबूत हुए हैं या नहीं, फिर वो जमीन को देखेगा और मेरी तरह डर जाएगा। नीचे खड़ी हुई एक मुलाजमा ने अपनी दोस्त से कहा कि काश ये पागल कूदकर अपनी जान दे दे तो यकीनन हमारी जान छूट जाएंगी। तो फौरन दोस्त ने कहा कि ये लड़की चुप हो जाओ वरना जलाल साहब सुन लेंगे। तो उसने कहा सुनने दो। अल्लाह अल्लाह, देखो तो जरा क्या पूरे इस्तांबुल में से मुलाजमतें खत्म हो चुकी है? क्या पूरे इस्तांबुल की मुलाजमतें यहाँ से मिलती है? तो दोस्त ने कहा कि ये लड़की तुझे अंदाजा नहीं है, यहाँ की निकलने वालों को कोई मुलाजमत क्या कोई देखता तक नहीं, तुम एक महज एक तस्वीर बन कर रह जाओगी। तो उसने कहा कि हाय ऐसा है क्या? तो दोस्त ने कहा कि जी मैडम। तो उस मुलाजमा ने एकदम जोर से कहा कि आयशा मैडम नीचे आ जाए, आप हमारी जवानी और करियर पर थोड़ा सा तरस खाएं, पीछे हट जाएं। तो आयशा ने टोक कर कहा कि हिश, अब चुप हो जाओ, मैं तुम्हें एक जख्मी चिड़िया की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक चिड़िया ने इस्तांबुल के ऊपर अपना एक घोंसला बनाया जहाँ तेज तर्रार गाड़ियाँ दौड़ती रहती है। एक दिन जख्मी होकर आ बैठी और अपने नन्हे लाल को कहा कि भूख लगे या प्यास लगे, अब मेरा जख्मी जिस्म हाजिर है, जब तुम्हारे पर खोल जाए दाना खूब चुकना, जमीन वालों को देखकर उड़ जाना, चाहे आसमान वाले दाना छीन के ले जाए तो वापस जमीन वालों को नहीं देखना। जमीन वाले चारा जरूर डालते हैं पर कैद कर लेते हैं। इतने में जलाल साहब ऊपर आ जाते हैं और कहते हैं कि आयशा बेटी। तो आयशा ने जलाल को देखकर कहती है कि जलाल अंकल क्या आप नीले आसमान में उड़ने को आए हैं? पर जलाल आयशा को छत के किनारे पर देखकर 15 साल पीछे खो जाता है। इसी छत के किनारे आयशा और उसकी माँ आयशा का हाथ पकड़े जलाल के सामने कूदने से पहले कह रही थी कि हम दोनों चिड़िया है जो नीले आसमान में उड़ जाएंगी। पर जलाल किसी तरह एक गार्ड से आयशा को उसकी माँ से छोड़ा लेता है, पर आयशा के माँ के हाथ गार्ड की पिस्टल लग जाती है। अपने आप को निशाना बनाकर कहती है कि बस भाईजान अब मुझे और जीने को ना कहना, मैं जानती हूँ कि मेरी जिंदगी है पर बहुत जालिम है और मैं ये जिंदगी जीना नहीं चाहती। सोचा इस दुनिया से आयशा के साथ लेके चली जाऊंगी, पर भाईजान आपने ऐसा होने ना दिया। अब मुझसे वादा करना मेरे बाद आयशा का ख्याल अपनी जान से ज्यादा जान देकर रखोगे। ये कहे कि अपनी जान ले लेती है। जलाल माजी से लौटकर चक्कर खा के गिरने लगता है तो मुस्तफ़ा ने जलाल को ये कहे कि होश दिलाया कि जलाल साहब खुद को संभाल लिए। अब जलाल साहब ने आयशा को कहा बहुत करीब आके, हाँ आयशा बेटी मैं भी नीले आसमान में उड़ने को आया हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले नीले आसमान में उड़ूंगा। तो आयशा ने कहा कि अंकल ये सोचे आप उड़ो उड़ने भी लग जाओ, लेकिन ये पर धोखा दे दें। नीचे दौड़ती हुई गाड़ियों देखकर आपको खौफ नहीं आता कि आप अपनी जिंदगी को खो दोगे? जलाल ने कहा कि फिर तुम क्यों उड़ रही हो? अब ये समझूं, तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे अंकल तुम्हें खो दे? आयशा ने बाहें फैला के कहा कि नहीं अंकल, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, ये देखो अंकल मेरे पर। जलाल ने आयशा को गले लगा के कहा कि बेशक से यकीनन तुम बड़ी हो चुकी हो, मगर तुम्हारे पर अभी छोटे हैं और मैं अभी तुम्हें खोना नहीं चाहता। जलाल आयशा को कमरे में बंद करके अब मुलाजमा की खबर लेता है और कहता है कि अब तुम ये बताओ, अपनी वफादारी क्यों नहीं निभा सकी? वजाहत पेश करो, तुमने अपनी वफादारी में गाफलत क्यों बरती? मुलाजमा ने कहा कि गलती से मेरी आंख लग गई थी, लॉक लगाना भूल गई थी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, या फिर मैं ये समझूं कि मैं अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठी हूँ। तो जलाल ने कहा कि यकीनन तुम अपनी गाफलत में खो चुकी हो, अब जरा तुम ये बताओ तुम्हें ज्यादा डर किसे लगता है? तो उसने बताया कि आवारा कुत्तों से। तो फिर जलाल ने कहा कि अब वही आवारा कुत्ते के साथ तुम तमाम रात एक कमरे में कैद कर दी जाओगी। जब तुमको नींद आने लगेगी तो वो आवारा कुत्ता तुमको देखकर भौंकेगा और काटने को दौड़ेगा, तुमको सुनने नहीं देगा। मैं तुम्हारे साथ ऐसा हरगिज ना करता, तुम्हारी वजह से मैं अपनी आयशा बेटी को खोने वाला ही था। जाओ इसे ले जाओ। तो उसने कहा कि जलाल साहब ऐसा मेरे साथ न करें, मुझे उस कुत्ते के साथ कैद न करें। गार्ड उसे ले जाते हैं
अब जलाल कहता है, मुस्तफ़ा कमाल ये बताओ कदर इल्मक्स कहाँ है? तो मुस्तफ़ा कमाल ने जवाब दिया कि सर वो किसी नो में है। तो जलाल साहब गुस्से में कुर्सी गुम्मा देता है। जलाल की नज़र ज़मीन पर गिरी हुई जेमरे तस्वीर पे पड़ती है और मुस्तफ़ा से पूछा कि तुम क्या कह रहे थे? कदर इल्मक्स की नजायज़ बेटी एक नज़ है। तो मुस्तफ़ा ने कहा कि जी सर हमने काम शुरू कर दिया है। जेमरे बेंच पर बैठी होती है और नदीम कराचाई की यादों में खोई होती है। जेमरे अब उठकर घर जाने लगी तो सहर साहिबा का फोन आ जाता है। तो जेमरे ने फोन उठाकर जवाब दिया कि बोलिए अम्मी जान। तो सहर ने कहा कि जेमरे बेटा कुछ मशकूक लोग कार में आए, उमुद और बोलाद साथ ले गए। इसी दौरान जेमरे के पास भी मशकूक लोग आ जाते हैं और जेमरे से पूछते कि क्या आप मिसेस जेमरे कराचाई है? तो जेमरे ने कहा कि क्या आप 1 मिनट रुक सकते हैं? अब जेमरे ने अपनी अम्मी को कहा कि क्या मशकूक लोग ऐसे कैसे ले गए? क्या आपने पुलिस से रुजू किया? सहर ने कहा कि नहीं। इसी दौरान एक बंदा जेमरे का फोन छीन कर बोलता है कि क्या आप जेमरे कराचाई हो? तो जेमरे ने कहा कि ये किस तरह का इखलाकी तरीकेकार है, आप ये क्या कर रहे हैं? तो एक बंदा मुखातिब हुआ कि मेहरबानी करके अपना नाम बताएं, इस बाग में और भी लड़कियां हैं, हमने उनसे भी जाकर पूछना है। तो जेमरे ने कहा कि हाँ मैं हूँ जेमरे कराचाई, आप मेरा नाम जानकर क्या करोगे? तो बंदे ने कहा कि आपकी किडनैपिंग और जेमरे को बेहोश कर देते हैं। उधर सहर साहिबा जेमरे जेमरे कहती रह गई। इस्तानबुल का मंजर दिखा के दिमला कराचाई को दिखाते हैं जो एक कार के साथ टेक लगा के मोबाइल वीडियो में कहने लगी कि ये दिमला कराचाई की न्यू कार। इसी दौरान एक बंदा आकर कार में बैठा और ले गया। दिमला गिरने लगी, खुद को संभाल के कहा कि अरे ये क्या हुआ, कोई चोर आकर मेरी गाड़ी ले गया। आजकल चोर बहुत हो गए हैं, इस पर ताज्जुब नहीं करना चाहिए। तो दिमला की आंखों में एकदम पानी आ जाता है, फोन बंद कर देती है, जमीन पर गिर के एकदम बिखर के रो देती है और अपना माजी याद करती है कि दिमला और जेहान कार में होते हैं और जेहान ब्रेक मार के एकदम कार रोक लेता है और गुस्से में होता है। तो दिमला कराचाई गाड़ी से उतर के जेहान को कहती है कि जेहान तुम गाड़ी में रोकोगे? तो जेहान ने एकदम कहा कि दिमला आज मुझे ना रोकना, मैं आज उसका धोखेबाज इंसान का मुंह तोड़ना चाहता हूँ। तो दिमला ने कहा कि तुम उसकी फिक्र ना करो, जरूरत आने पर उसका मुंह मैं तोड़ दूंगी, बस तुम गाड़ी आराम से बैठे रहना, पर मुझसे वादा करो तुम हरगिज नहीं आओगे। तो जेहान गुस्से में मुंह हिलाकर हामी में जवाब दिया। तो अब दिमला कराचाई होल्डिंग की तरफ रवाना होकर दाखिल हो जाती है। जेहान गुस्से में गाड़ी में हाथ मारता है। अब दिमला यूसुफ के केबिन पहुंचकर यूसुफ से कहती है कि यूसुफ क्या ये सच है कि तुमने कराचाई होल्डिंग के सारे शेयर लेके मामूली मार्केट में महंगे दाम फरोख्त कर दिए और हमसे पूछना गवारा ना किया, वो भी उस दौरान जब हम नदीम कराचाई को ढूंढने में मसरूफ थे और इधर तुमने नाजायज तरीके से फरोख्त की साजिश में मसरूफ थे। तुम किस हक के साथ हमारे साथ ऐसे कर सकते हो? क्या ये तुम्हारे हक के लिए बेहतर है? वाह क्या कहने, कोई दोस्त के भरोसा जीत के खंजर कैसे खौंपते हैं। कोई तुमसे सीखे, तुमने तो अपनी दोस्त की ढूंढने में जरा सी भी जहमत नहीं दिखाई और माशाअल्लाह तुम्हारी तो इटली की रवानगी है, तुम्हारी इस रवानगी पर बहुत तुम्हें मुबारक हो। तो यूसुफ बोला कि तुम्हें ये सोचकर हैरान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, अभी तक मेरी ऑफर तुम्हारे लिए मेरी जेब में महफूज है, तुम इसे अभी भी देख सकती हो। यूसुफ ने अंगूठी निकालकर दिमला के हाथ पे रखी और कहा कि अब ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। दिमला ने कहा कि वाकई तुम एक खुदगर्ज इंसान हो, मेरे जान भाई ने तुम्हें खूब पहचान लिया था, तुम किस किस्म की शख्सियत इंसान हो, तुम बिना मुफाद के कराचाई होल्डिंग में तुमने कदम नहीं रखे। अगर अफसोस की बात नदीम और हम तुम्हारी शख्सियत से ना वाकिफ रहें। यूसुफ ने जवाब दिया कि तुम्हारे भाई ने मुझे बाखूब पकड़ ही लिया था, मैं अपने मुफाद में ही आया था, मगर तुम्हारा हुस्न मेरे दिल में गालिब हो गया, तुम भी मेरा एक मनसब बन गई। अब यूसुफ का मुंह दिमला को चुमने के लिए करीब आने वाला ही था। बिल आखिर जेहान सब कुछ सुनकर पिस्टल लेके यूसुफ के सर पर चढ़कर आ बोला कि खबीस इंसान, मैं तुमको जान से मार दूंगा। जेहान ने गिरीबान पकड़ कर रखा था। यूसुफ ने गिरीबान छुड़ा के कहा कि जेहान आराम से, अब मैं वो बंदा न रहा,
अब तुम जैसे इंसान से चुप होकर मार खा ले। अब तुम्हारी हैसियत मेरे तलवे चाटने की है, तुम अपना हाथ काबू में लाओ। तो जिहान ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें अभी अपनी हाथ की कुव्वत दिखाता हूँ। ये हाथ रुतबा नहीं देखता। हाथापाई में जिहान के पैर पे गोली लग जाती है। डिमला चीख पड़ी कि जिहान। जिहान गिरने लगा तो डिमला पीछे से भागते हुए आई। अब जिहान डिमला के गोद में पड़ा होता है तो यूसुफ रोती हुई डिमला और तड़पता हुआ जिहान के करीब आके उखरू बैठ के कहा कि फिक्र ना करो, गोली छू के गुजरी है, फौज के जवानों को लगती रहती है, और तुम तो जिहान मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरी वजह से तुम फौज से रिटायरमेंट ले लोगे, अपनी बीवी के साथ मजे करोगे। ये भी हो सकता है तुम्हारी इस टांग को देखकर किसी और के लिए तुम्हें तन्हा छोड़ देगे। तो जिहान गुस्से लाते हुए उठता है। जिहान पकड़ के गिरा के इस दफा कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर इस दफा गार्ड आ जाते हैं और छुरा के झगड़ा को रफा दफा कर देते हैं। अब डमला के सामने वक्तन वक्तन असासे रेत की तरह जा रहे थे, मगर डमला और जिहान बाकी अहल खाना के फर्द एक जा थे। तो डमला माजी देखकर होश में आई। आसमान को देखकर गमगीन लहजे में कहा कि आगा बाबा मुझे माफ कर देना, मैं आपका नाम बचा नहीं सकी। दूसरी तरफ एक मुलाजमा आयशा को नाश्ता करवा रही थी तो उसी वक्त दरवाजा खोलता है। नूर साहिबा होती है। दाखिल होते हुए कहा कि तुम जाओ, आयशा बेटी को मैं खिलाऊंगी। आयशा नूर को देखकर डर गई। मुलाजमा गई और आयशा के नजदीक जा बैठी और प्लेट में से कांटा उठाया, आयशा के हाथ में चुबाया। तो आयशा ने आंखें बंद की, एक आंसू निकल आया। तो नूर साहिबा ने कहा कि मेरी आंखें तसलसल तुम्हें खिड़की से देख रही थी, एक पल के लिए मेरी नजर नहीं हटी। सबके सामने तुमने अपना मजाहिया खेस मंजर बना डाला। जब तुम्हारे अंकल ने तुम्हें अपनी बाहों में लिया और गलती से तुम्हारे अंकल का हाथ तुम्हारे किसी जख्म पे रख दिया था, इसके बायस तुम्हें तकलीफ हो रही थी ना। तुम मुझसे तस्दीक मत करना, मुझे बेहद खुशी हो रही थी। बेचारी बता नहीं सकी उसकी आंटी ने कहाँ कहाँ जख्म दिए हैं। तो आयशा ने जवाब दिया कि कौन से जख्म? आंटी आप किस जख्म की बात कर रही हैं? मैं जख्मी नहीं हूँ। तो नूर ने कांटा हिला के कहा कि क्या ये जख्म तुम्हारे लिए महज एक निशान है? मुझे बताओ तुम कौन सी दवा ले रही हो जिसने तुमको बेहसास बना दिया है? तो आयशा ने कहा कि मैं कोई दवा नहीं ले रही। आंटी कांटा उठाए, नन्ही चिड़िया के पर क्यों जख्मी कर रही है? वो लीले आसमान में कैसे उड़ेगी? तो नूर मैडम ने कहा कि वाकई तुम मेरे सामने भी अपना पागलपना दिखाना चाहती हो। क्या तुम छोटी बच्ची हो क्या? तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो, तुम्हारे पर ज्यादा जख्मी करने पड़ेंगे, तुम उड़ नहीं पाओगी, ना तुम्हें उड़ना चाहिए। और आयशा का मुंह पकड़ के कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम पागल नहीं हो, मगर तुम एक अव्वल दर्जे की अदाकारा हो। पागल अपने का किरदार बड़े अच्छे तरीके से निभा रही हो। नूर मैडम कुछ मुलाजिमा के कदमों की आवाज सुनकर बाहर निकल के आती है। काम में मसरूफ एक मुलाजमा से कहा कि ये यहाँ क्या हो रहा है? तुम एक अरसा दराज बंद हुए कमरे की सफाई क्यों कर रही हूँ? तो मुलाजमा ने जवाब दिया कि ये जलाल साहब का हुक्म है, आयशा के बराबर वाला कमरा एक मुलाजमा के लिए खाली किया जाए। तो नूर ने हैरानी से कहा कि एक मुलाजमा के लिए? तो मुलाजमा ने कहा कि जी मैडम आपने सही सुना, एक मुलाजमा के लिए। तो नूर का ये कहना था कि लगता है जलाल साहब का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। अंदर आयशा अपनी डोल से कहती है कि कोई हमदर्द आएगा मेरे जख्म पे मरहम लगाने। अब दूसरी जानिब एक रेस्टोरेंट बैरूनी मंजर अक्ष करके अंदरूनी मंजर दिखाना शुरू कर देते हैं, जहां एक टेबल पर डिमला बैठकर अपनी दोस्त के साथ चैट कर रही थी। तो दोस्त ने डिमला से कहा कि यार तुम्हें 2 साल का तवील अरसा हो गया है, तुम सोशल मीडिया पर बहुत कम नजर आती हो, आखिर क्या मजरा है? तो डिमला ने कहा कि मुझे मसरूफियत के बायस मुझे वक्त नहीं मिलता, इवेंट ऑर्गेनाइज करना, ट्रैवल करना, शॉपिंग मॉल घूमना, यू नो आई ऑल डे बिजी। तो अचानक एक वेटर आके एकदम बोला कि डिमला मुझे एक तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम उस टेबल पे जाकर ये सर्व कराओ, आज मेरे बैक पेन है। तो डिमला ने मोबाइल पे हाथ रख के कहा कि और धीमे आवाज में कहा कि जाओ, आज मेरा ऑफ है, जाओ। वेटर चला गया, पर डिमला के बिल मुकाबल टेबल पे कुछ लड़कियां आ बैठी। तो डिमला ने कहा कि एक्चुअली ये इस होटल का वेटर था, इंस्ट्रक्शन लेता रहता है, तुम बताओ तुम क्या कह रही थी? पर डिमला लड़कियों की बातें भी सुनने लगी। एक लड़की ने कहा कि नूरा तुम मेरा बैग देखो। नूरा ने देखकर जवाब दिया कि इतना अच्छा नहीं है। एक और ने कहा कि नूरा मेरा ड्रेस देखो, मेरे बाबा इटली से 10,000 रीरा का लाए हैं।
फिर नूरा ने कहा कि इतना खास नहीं है, ये और फैशन हो चुका है। और इसी तरह नूरा ने सबको जलील किया। तो लड़की ने गुस्से में आके कहा कि नूरा अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारी ज़ेर तन पोशाक कितने की है? तो नूरा बताने लगी। तो आती हुई ओल्ड लेडी वेट्रेस को देखकर चुप हो गई। लेडी वेट्रेस ने आके देख के कहा कि नूरा बेटा, क्या तुमने होमवर्क किया है या नहीं? तो नूरा ने शर्मिंदगी निगाह नीचे करते हुए जवाब दिया कि मैंने कर लिया है। लड़की ने पूछा कि ये कौन है, ये तुम्हें कैसे पहचानती है, हमें इनके बारे में बताऊं। तो नूरा ने जवाब में हिचकिचाते हुए कहा कि ये मेरे हवेली की मुलाजमा है और यहाँ भी काम करती है। लेडी वेट्रेस बोली कि बेटी, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? झूठ बोलने पर अल्लाह की मार पड़ेगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे मुलाजमा इनको क्यों कह रही हो? फिर वो लड़की उठकर बोली कि नूरा, तुम अब कुछ ना वजाहत पेश करना, हमें अपने सवालों का जवाब मिल गया है। हम तुमको जलील होता हुआ नहीं देख सकते, हम जा रहे हैं। तो अब सब लड़कियां उठकर चली गईं। तो अब नूरा ने एकदम खड़ी होकर अपनी माँ को सबके सामने थप्पड़ दे मारा और कहा कि काश कि तुम मेरी माँ ना होती, और जाने लगी। तो डिमला ने देखकर कहा कि अल्लाह अल्लाह, ये किस किस्म की बेटी है? डिमला के दोस्त ने कहा कि क्या हुआ? तो डिमला ने उठते हुए जवाब दिया कि तुम ठहरो, मेरी जान में अभी आई। तो डिमला ने नूरा आवाज दे के रोका कि सुननो ए लड़की। डिमला कराचाई ने नूरा के नजदीक आके थप्पड़ दे मारा और कहा कि ये थप्पड़ मैंने उस माँ की तरफ से मारा है जो अपनी बिगड़ी हुई लड़की को मार ना सकी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भरे मजमे में अपने माँ को मारने की? तो नूरा ने जवाब दिया कि पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? मेरी माँ की क्या लगती हो? ये मेरी माँ है, मैं इनके साथ जैसे चाहूँ वैसे सलूक करूँगी। तुम कौन होती हो? तो डिमला ने इस दफा थप्पड़ खींच के मारा और डिमला ने कहा कि आज से तुम्हारी माँ मेरे माँ के बराबर है। अगर तुमने दोबारा थप्पड़ मारने सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी नई नवेली बहाना। अब नूरा ने कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगी। फिर नूरा चली गई। अब सब ने देखकर तालियां बजाईं। फिर डिमला ने कहा कि तालियां बजाना बंद करें, ये सोशल मीडिया नहीं, हकीकी जिंदगी है। कयामत तो मुकर्रर तारीख पे ही आएगी, पर हम क्या करें, हमें तो कयामत देखने की बड़ी बेसब्री है। ये जो भी तुम्हारे आंखों के सामने हुआ है, ये तो कयामत के नजदीक होने वाले वाकयात है। तो आपको कैसा लगा कयामत के नजदीक होते हुए? अब तालियां बजाओ। एक बेबस माँ की वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करो। तो सब चुप हो गए। फिर डिमला ने कहा कि हमें तो सिर्फ तालियां बजाने आती है। फिर डिमला अपनी मेज पर बैठ गई। फिर अपनी दोस्त के साथ दोबारा चैट करना शुरू कर दिया। दोस्त ने कहा कि धुआंधार तकरीर सुनकर मजा आ गया। डिमला ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। पहले मैं तुमसे झूठ बोल के तुमसे अपनी माली हालत छुपा रही थी। पहले तुम्हारी दोस्त आसमानों की बुलंदियों पर थी और आज सब कुछ होकर मैं जमीन पर आ चुकी हूँ। पहले मैं इस होटल की इन्वेस्टर हुआ करती थी, आज देखो मैं इस होटल की मामूली वेट्रेस हूँ। अब वो डिमला नहीं रही, तुम चाहो तो फोन मुंतका कर सकती हूँ। दोस्त ने कहा कि डिमला, तुम मेरे साथ ऐसी बात ना करो। मैं माली हालत देखकर दोस्त को नहीं तब्दील नहीं करूंगी। तुम चाहो तो मेरे डैड के होटल के इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकती हो। डिमला ने कहा कि इस पेशकश को मुझे देने का बहुत शुक्रिया, मगर मैं खुद की काबिलियत पर कुछ करना चाहती हूँ। कल के लोग ना कहे कि डिमला किसी की सिफारिश पर आगे बढ़ी है। तो फिर दोस्त ने कहा कि अगर तुम्हारा इरादा बदले तो इस दोस्त की पेशकश हमेशा के लिए दस्तयाब है। इतने में डिमला के फोन पर सहर साहिबा की कॉल आ जाती है। सहर बताती है कि बच्चों का और जेमरे का कुछ पता नहीं चल रहा, क्या तुम यहाँ पर आ सकती हो? तो डिमला ने कहा कि सहर अम्मी फिक्र ना करो, मैं आ रही हूँ बस। डिमला बाहर दौड़ते हुए कॉल करती है और फोन पे कहती है कि हेलो जेहान। अब दूसरी जानिब नूर मैडम जलाल के कमरे में दाखिल हो जाती है, पर जलाल साहब नहीं होते। बहरहाल अब नूर की नज़र जेमरे के ज़मीन पर बिखरे हुए दस्तावेजात पर पड़ती है। अब नूर मैडम दस्तावेजात के नज़दीक आके कागजात समेट कर टेबल पर रखे। पढ़ने के लिए उठाने से पहले नूर ने कहा कि मैं भी देखूं। जलाल साहब यूं नहीं किसी मुलाजमा के लिए कमरा खाली करवाते। डीएनए रिपोर्ट देखकर मुस्कुराती है। अब हवेली के पीछे गार्डन में ले जाके जेमरे को एक गार्ड के कदमों के नजदीक जमीन पर पड़ी बेहोश दिखाते हैं। एक गार्ड बोला कि जलाल साहब की तशरीफ आने से पहले पहले इस लड़की को होश दिलाओ, पर जेमरे अपने पूरे हवास में होती है। एक आंख खोलकर देखकर बंद कर देती है। एक गार्ड मुस्तफा को पानी लेके दे देता है तो वो पानी डालने के लिए उखरू बैठता है। जेमरे चुपके से पिस्टल अपने हाथ में ले लेती है
वो पानी डालता है तो जिमरे एकदम खड़ी हो के पिस्टल तान के कहती है कि तुम कौन हो? उमुद बोला कहाँ है? तो मुस्तफ़ा ने डर कर बोला कि मैडम आराम से, पुरसुकून होकर पहले ये आप पिस्टल आप नीचे कीजिए, हम आपको बता देंगे। पर जिमरे बोली कि पहले तुम मुझे बताओ। जलाल के कदम गार्डन में आते हैं। जलाल देखकर जोर से बोला कि मुस्तफ़ा ये क्या हो रहा है? जिमरे के हाथ जलाल को देखकर नीचे हो जाते हैं। जिमरे जलाल को देखकर आगा बाबा कह देती है। अब जलाल साहब जिमरे के नजदीक आके जिमरे के हाथ से पिस्टल अपने हाथ में लेकर कहता है कि मैंने सुना था जिमरे कराचाय एक सीधी सादी नस है, तो ये पिस्टल एक नस के हाथ में क्या कर रही है? दरअसल ये पिस्टल एक मुहाफिज के हाथ में अच्छी लगती है, ना कि नस के हाथ में नहीं। तो जिमरे ने कहा कि नहीं आगा बाबा। फिर जलाल ने मुस्तफ़ा से कहा कि मुस्तफ़ा कमाल तुम किस लड़की को उठा लाए? ये लड़की मुझे देखकर आगा बाबा क्यों कह रही है? ये आगा कौन है? इसकी मुझे वजाहत चाहिए। तो मुस्तफ़ा ने कहा कि दरअसल जलाल साहब आगा कराचाय इस लड़की के ससुर है। आगा कराचाय की कुदरती तौर पर उनकी शक्ल आपसे मिलती जुलती है, जो 10 साल कबल वफात पा चुके हैं। जिमरे ये सुनकर हैरान रह गई। तो जलाल ने कहा कि सुनो ए लड़की, मैं तुम्हारे आगा बाबा से ला इल्म हूँ, मैं तुमसे खुद का तारुफ करवाता हूँ। मेरा नाम तुम्हारे लिए जलाल इल्दिस साहब है, और तुम मुझे आगा बाबा या जलाल बाबा हरगिज नहीं कहोगी, क्यों तुम कदर इल्मिक्स की नजायज औलाद हूँ। तुम इसका जिक्र किसी से ना करोगी, बदकिस्मती से वो मेरा बहनोई है। जिमरे इल्मिक्स तुम याद करो, तुम पहले भी तस्दीक करने इस हवेली में आ चुकी हो। मैं तुम्हारे माली हालत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, तुम सब कुछ हो चुकी हो। अब रह गया तुम्हारी बेरोजगारी का सवाल, वो तो मैं कहीं पर तुम्हारी मुलाजमत लगने नहीं दूंगा। नाजायज औलाद का खमियाजा तुम्हें चखना पड़ेगा। तुम्हें 2-4 पैसे देकर अपनी बेटी की मुलाजमत दूंगा। तुम और तुम्हारे बच्चे आज से यहाँ रहोगे, और तुमको कहीं पर जाने की इजाजत नहीं होगी। मुस्तफ़ा कमाल थोड़ी सी कीमत अदा करके इस लड़की को मुलाजिमा बना लो। फिर जलाल गुस्से में देखकर जाने लगा। तो मुस्तफ़ा कलाल ने आकर जिमरे के हाथ में रकम रख दी। तो जिमरे ने रकम को देखकर जलाल साहब को आवाज दी कि रुकिए जलाल साहब। तो जिमरे ने जलाल को रकम लौटा के कहती है कि आपको देखकर ऐसा लगा कि मेरी निगाहों के सामने आगा बाबा खड़े हैं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर मैं गलत थी और नहीं जानती थी कि एक दौलतमंद मगरूर इंसान खड़ा है, जिसको लगता है पूरी दुनिया वही चला रहा है। महज एक शक्ल मिलने की बुनियाद पर मैंने आपको आगा बाबा समझकर आगा बाबा की तौहीन की है। फिर जलाल जिमरे को गुस्से में देखने लगा। तो इतने में ही एक कारा रुकी, उसमें से उमुद और बोलाद निकल आते हैं। जलाल रुक जाता है और बच्चे अपनी माँ से जाके लेपट जाते हैं। उमुद ने कहा कि गार्ड ने ले जाके आइसक्रीम खिलाई और कुछ टॉय दिलाए। तो बोलाद ने कहा कि जिमरे अम्मी हम दोनों ने बहुत मजे किए। जिमरे मुसलसल गुस्से में जलाल को देख रही थी। फिर उखरू बैठकर नरमी से बच्चों से कहा कि प्यारे उमुद खाला की जान, प्यारे बोलाद मेरे नन्हे शैतान, नदीम बाबा ने हमें मना किया था ना किसी से ऐसे इंसान से तुआहिफ नहीं लेने जिस इंसान को हम पहचानते नहीं। वो मशकूक होते हैं, ना उनसे बात करते हैं, ना उनकी दी गई हुई चीज को लेना है। अगर हमने उनसे चीज ली तो वो हमें जुदा जुदा करके खा जाएंगे। तुम जाओ इन चीजों को इन्हें वापस कर दो। फिर उमुद बोलाद से टॉय लेके और अपना टॉय लेके जलाल की तरफ बढ़कर जलाल कदमों में ला रखता है और कहता है कि अंकल आपका नाम क्या है? तो जलाल ने नरमी से और मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा नाम जलाल है। तो उमुद ने कहा कि जलाल अंकल हमें ऐसे खिलौने नहीं चाहिए जो हमें जुदा जुदा करके दूर कर दे। हम पहले भी नदीम बाबा को खो चुके हैं और हमारे पास इतनी कुव्वत नहीं किसी और को भी खो दे। अब जिमरे बच्चों को लेके जाने लगी। जलाल ने एक खिलौना उठाया। फिर जिमरे को पीछे से आवाज दी कि रुको जिमरे, अपने लिए नहीं तो अपनी बहन के लिए रुक जाओ। तो जिमरे ये सुनकर रुक जाती है और कहा कि जर्रेन, और पीछे जलाल को देखा। तो अब जलाल ने कहा कि अब ये जर्रेन कौन है? मैं तो तुम्हारी उस्टेली बहन आयसा की बात कर रहा हूँ, जो सालों से एक कमरे में बंद है। अब दूसरी जानिब बगीचा में सहर, रिमान, जिहान और दिमला बैठे होते हैं। सहर ने नम आंखों से कहा कि जिमरे मेरी बेटी। उमुद बोला कैसे होंगे, किस हाल में होंगे? तो जिहान ने कहा कि अम्मी हलकान ना हो, खुदा खैर करे, हम कुछ ना कुछ करके उमुद और बोलाद और जिमरे का पता लगा कि घर ले आएंगे। बस आप हमें इतना बता दें, क्या आपने कुछ नोटिस किया था कि जैसे गाड़ी का नंबर या चाल ढाल या ऐसा कुछ?
जिसकी मदद से ढूंढने में आसानी हो। तो सहर ने कहा कि मैं तो दोपहर का खाना पकाने में मसरूफ थी, पर मैं बच्चों को भी देख रही थी। बच्चे बगीचा में खेल रहे थे। फिर अचानक एक बड़ी गाड़ी आई। गाड़ी से निकल के बच्चों से बातें की। जब मैं देखने के लिए बाहर आई, वो बच्चों को बिठाकर गाड़ियां दौड़ा के फरार हो गए। फिर मैंने सोचा जेमरे को क्या जवाब दूंगी, तो मैंने जेमरे को फोन किया। हमने बात ही की थी। कुछ लोगों ने जेमरे फोन छीनकर साथ अपने जेमरे को भी ले गए। तो जिहान ने कहा कि अम्मी कुछ तो बताए। जब मैं फौज में था तो मेरे बहुत वाकिफकार हुए, जिनका ताल्लुक अब माशाअल्लाह बड़ी छानबीन करने वाली खुफिया एजेंसियों से है। वो खुफिया जराए से पता लगा लेंगे। सहर साहिबा ने कहा कि जिहान बेटा अब क्या पता लगाओगे, अभी तक तो नदीम का पता नहीं चला, अब क्या पता चलेगा। तो रिमान दादी बोल पड़ी कि सहर साहिबा आज तुमने पते की बात की है। जिहान जरा ये बताओ, तुम्हारी दोस्तों की छानबीन इख्तिताम होने का नाम आखिर कब लेगी? उस वक्त नदीम का पता लगा लेती, ना ये दिमला होश खोती, ना वो चालाक यूसुफा के दिमला से साइन करवाता, ना कराचाय होल्डिंग हमारी हाथ से जाती, ना हम सर पर होते। तो जिहान ने कहा कि रियान दादी गिरे हुए मुर्दे उखाड़ कर खड़े कर देना हो तो कोई आपसे सीखे। क्या आपको एहसास नहीं है कि कोई सुनने वाला यहाँ मौजूद है? कुछ तो ख्याल करें। तो रिमान दादी बोली कि सुनने दो इसे भी, कि हमने क्या खोया है तो हम भी नदीम का पता लगा लेते। तुम लोगों ने नहीं देखा था किस तरह आगा साहब खुफिया जर्राए से पता लगाते थे? तो जिहान ने कहा कि रिमान दादी अब बस करें। तो इतने में सहर साहिबा को गाड़ी का नंबर याद आ जाता है। वो जिहान बताती है तो जिहान उठकर फोन करता है। दमला और रिमान गुस्से में एक दूसरे को देख रही थी। अब दूसरी जानिब जलाल आयशा की कमरे की खिड़की के सामने जेमरे को आयशा का हाल दिखा के जेमरे को कहता है कि देखो जेमरे, दौलत के अंबार होने के बावजूद इंसान की लाचारी खत्म होने का नाम नहीं लेती, कि मैं इसे दुनिया के सामने बाहर नहीं निकाल सकता। कहीं दुनिया वाले इसे पागल या दीवानी ना कहे दे, और ये भी ना कहे दे जैसी माँ वैसी बेटी। और तुम्हारे नजायज बाप ने इसलिए शादी नहीं की उसे मेरी बहन से इश्क था, बल्कि उसे दौलत के अंबार से इश्क था। और अब उसको अपनी आयशा बेटी का भी ख्याल तक नहीं है। अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने बाप के बदले आयशा का ख्याल रखो। बस मैं देखना चाहता हूँ। इसका बाप तो ख्याल नहीं रख सका, शायद उसकी नजायज बेटी इसका ख्याल रख सके। और ये मेरा ख्याल हरगिज न तोड़ना। क्या तुम अपनी बहन का ये हाल देखकर रुकोगी या फिर अपने बाप की तरह किनारा इख्तियार कर लोगी? हाँ अब बोलो जेमरे। तो जेमरे बोली कि मैं रुकूंगी। ये ना समझे कि मैं आपके एहसान के तले दब चुकी हूँ, और वो एहसान जो मेरे नजायज बाप पे किए, मैं इसलिए रुकूंगी अपनी बहन के लिए, और आपको दिखाऊंगी मैं अपने बाप जैसी नहीं हूँ। मैं जेमरे इल्मक्स हूँ, किसी की नजायज औलाद नहीं। तो जलाल ने कहा कि ये तो वक्त ही बताएगा। यहाँ रहना है तो मेरे चंद उसूल याद करने पड़ेंगे। पहला उसूल ये है कि इस घर की तुम मुलाजमा के तौर पर रहोगी, तुम आयशा को अपने साए तले रखोगी। और दूसरा उसूल, अपनी उस्तेली बहन को या किसी को नहीं बताओगी कि तुम आयशा की नजायज उस्तेली बहन लगती हो। और मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से इस घर का जरा सा भी सुकून बर्बाद हो। अगर इस घर का सुकून बर्बाद हुआ तो तुम जान जाओगी जलाल का रंग क्या है। इसके साथ ही जालिम इस्तांबुल का एपिसोड 40 इख्तिताम हो जाता है। और शेरू प्लेलिस्ट टीवी सुन रहे थे, जिनके कल निगार शेर अफगन है और एपिसोड सुना चाहते हैं तो शेरू प्लेलिस्ट टीवी को सब्सक्राइब करें।